नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंखधर और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम बोनस पॉइंट। तमाम खबरों पर विश्लेषण के लिए द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले देखिए आप बड़ी हेडलाइंस का ऑन द शो। पहली खबर मानसून की। बरसात की कमी 43% हुई। मानसून का नया अपडेट ये है कि गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मार पड़ रही है कमजोर मानसून की। कोर सेक्टर की ग्रोथ घटी। पश्चिम एशिया संकट की वजह से एनर्जी की लागत बढ़ने का असर दिखा। क्रेड में मेटा का बड़ा निवेश, $900 मिलियन की फंडिंग। क्रेड के फाउंडर कुणाल बने व्हाट्सएप के ग्लोबल हेड। यूएस ईरान का अपडेट। ईरानी तेल पर 60 दिनों के लिए प्रतिबंध हटे। यूएस ने कहा हथियारों की जांच के लिए ईरान राजी। यूके में अब पीएम कौन? स्टारमर के इस्तीफे के बाद नए पीएम की तलाश। एंडी बर्नहम के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा। और कोस्पी में भारी गिरावट। एआई शेयरों में बिकवाली की वजह से 10% तक टूट गया कोरियाई शेयर बाजार का इंडेक्स। गिरावट इतनी भयानक कि 20 मिनट तक रोकनी पड़ी शेयर बाजार में ट्रेडिंग। मॉनसून सीजन का पहला महीना खत्म होने में अब सिर्फ एक हफ्ता बचा है और अब तक बीता सीजन सूखे जैसा रहा है। 1 जून से 22 जून तक देश भर में सामान्य के मुकाबले 43% कम बरसात हुई है। खरीफ फसलों के उत्पादन में योगदान देने वाले राज्यों में बरसात की भारी कमी देखी जा रही है। महाराष्ट्र में 82%, गुजरात में 75%, छत्तीसगढ़ में 69% और मध्य प्रदेश में 52% कम बरसात हुई है। मानसून की स्थिति में आगे अगर सुधार नहीं हुआ तो खरीफ की खेती पर मार पड़ सकती है, जिससे खाद्य महंगाई पर खतरा बढ़ेगा। सर, क्या रिस्क लग रहा है महंगाई को लेकर अगर मानसून की रोशनी में देखें तो? अब जैसा कल भी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि 43% के आसपास तो ओवरऑल है, लेकिन कई सारे हिस्सों में 60 और 70% की से ज्यादा बारिश की कमी दिख रही है। यानी एक बड़ा हिस्सा है जहां पर अब आप ये कह सकते हैं कि जून खत्म होते होते सूखे जैसे हालात हैं। तो जो आशंका प्रारंभ से बनी हुई थी, जब एल नीनो का असर दिखाई दिया था, तब से वो ज्यादा गहराती जा रही है। और जो मध्य भारत का हिस्सा है, पश्चिमी भारत का हिस्सा है, जो आमतौर पर हमेशा ऐसी स्थितियों में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, वहां इसका असर दिख रहा है। अभी हम उत्तर पश्चिम की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, पंजाब और हरियाणा और इस हिस्से की। हालांकि मानसून महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में सक्रिय है, पर कमजोर, बहुत बहुत फीका सा मानसून है। सीधा असर जो दिखेगा वो हमें लगता है 3-4 चीजों पर दिखेगा। पल्सेस पर, ऑयल सीड पर, मोटे अनाजों पर। इसके अलावा फल सब्जियों की कीमत तो प्रभावित होती ही है, दूध की कीमत भी प्रभावित होती है इस समय। महंगाई दर पर आप अभी से अगर आप अंदाज लगाएं कि इन फसलों का असर जुलाई अगस्त में, अगस्त सितंबर की महंगाई दर पर दिखेगा, तो आप मान सकते हैं कि करीब करीब 5.5 से 6% के आसपास महंगाई दर हो सकती है आरबीआई के गणना में, जो कि 5% की बेसलाइन है जो आरबीआई ने अपनी नई मॉनेटरी पॉलिसी में तय की है। तो यहां से 6% के आसपास की महंगाई दर का असर दिख सकता है ओवरऑल उपभोक्ता महंगाई में। खाद्य महंगाई पर असर थोड़ा ज्यादा गहरा हो सकता है और ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, जो जहां हम थोक महंगाई का एक और ट्रांसमिशन भी देखेंगे, क्योंकि थोक महंगाई ऑलरेडी 9% के आसपास है। तो पहली चीज महंगाई, दूसरी चीज इकोनॉमिक ग्रोथ भारत की। चूंकि भारत की आर्थिक विकास दर में गिरावट के पहले से ही आकलन आ रहे हैं इस तिमाही में और अगली तिमाही में, एनर्जी प्राइसेस के कारण या बाकी चीजों के कारण, तो ये अगले 3-4-5 महीने चुनौतीपूर्ण है। लोगों की निगाहें इस बात पर हैं, यहाँ बाजार में, मुंबई में इस बात की चर्चा है कि आरबीआई इस महंगाई को झेल जाएगा, ब्याज दरें नहीं बढ़ाएगा, या महंगाई इतनी ज्यादा एल नीनो के असर से आएगी कि आरबीआई को ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी होगी। दोनों तरफ के तर्क इस समय बाजार में तैर रहे हैं। घरेलू स्तर पर तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाकर इंपोर्ट पर निर्भरता घटाने के लिए सरकार जल्द ही डीप वाटर एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम समुद्र मंथन शुरू कर सकती है। इस कार्यक्रम के अगले 3 से 4 हफ्ते में शुरू होने की संभावना है। देश में ज़रूरत का 85 से 90% कच्चा तेल आयात होता है और घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने पिछले साल अगस्त में समुद्र मंथन कार्यक्रम की घोषणा की थी। अब 1 साल बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने पर काम शुरू किया जा रहा है। सर, ऑयल एक्सप्लोरेशन में भारत क्यों पीछे है, पहली तो बात यही समझेंगे।
कि लगातार सरकार फिर ऑयल एक्सप्लोरेशन के कार्यक्रम को बढ़ाने जा रही है, क्योंकि इसमें निवेशक नहीं आते, निवेश नहीं आए। इससे पहले भी हमने पिछले पूरे 20 साल में 20 साल का अगर आप अवधि देखें, 15 से 20 साल की, लगातार भारत सरकार की कोशिशें रही हैं कि भारत में तेल की खोज में ओएनजीसी के अलावा दुनिया की बाकी बड़ी कंपनियां भी आए, दुनिया में बड़े ऑयल दिग्गज हैं, निवेश करने आए, पर वो ऐसा होता नहीं है। तो ये जो ओएलएप एक्ट है, जिसमें कि भारत ने अभी तक की सबसे बड़ी एकरेज ऑफरिंग की थी, एकरेज का मतलब सबसे बड़ा क्षेत्र दिया था लोग कंपनियों को निवेश के लिए, चाहे वो ऑन शोर हो या वो ऑफ शोर हो, इसे फिर बढ़ाकर अब 18 फरवरी को इसकी तारीख खत्म हो रही थी, इसे फिर बढ़ाया जा रहा है मई 29 के बाद, और शायद इसे एक लंबा एक्सटेंशन और दिया जाएगा। सबसे बड़ी वजह यह है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने भारत के तेल खोज क्षेत्र में बिल्कुल रुचि नहीं ली। एक शुरुआती दौर आया था जब हमने ब्रिटिश पेट्रोलियम को थोड़ा निवेश करते देखा था, फिर वो एक कंट्रोवर्सी हुई, एक विवाद हुआ, और उसके बाद फिर कंपनियां वापस लौट गई। कोई एक्सॉन, कोई मोबिल, कोई शेवरॉन भारत के बाजार में, भारत के तेल उद्योग में निवेश करना नहीं चाहती, जबकि भारत में तेल श्योर निवेश में फायदे का सौदा है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 85% 90% तेल इंपोर्ट करता है। वजह क्या है कि एक तो पॉलिटिकल और फिस्कल अनसर्टेनिटी है, क्योंकि एक्सप्लोरेशन तेल की खोज महंगा सौदा है, नुकसान होता है, कंपनियों को वो वित्तीय सुविधाएं, वो टैक्स रियायतें नहीं मिलती जिसकी उनको जरूरत होती, इसलिए बड़ी कंपनियां यहां नहीं आती। फैसलों में बदलाव होता है। प्रोडक्ट की प्राइस सरकार कंट्रोल करती है, हमें पता है पेट्रोल डीजल की कीमतें सरकार चुनावी और राजनीति के हिसाब से तय करती, यहां तक कि गैस की कीमतें भी सरकार तय कर रही है। ऐसी स्थिति में जो ट्रांसपेरेंसी चाहिए बाजार को डेवलप करने के लिए, वो लिबरलाइजेशन के, उदारीकरण के इतने सालों में भी भारत में नहीं आ पाई। एक और बात जो अब निकलकर सामने आई, इन सारे जो तेल खोज के अभियान चलाए गए, जो एनईएलपी थे और ओएलपी थे, कि भारत में सही डेटा अवेलेबल नहीं है हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स का, और जो पूरा इकोसिस्टम होना चाहिए इसके आसपास हाइड्रोकार्बन की खोज का, वो भी उपलब्ध नहीं है। तो ये कई सारी चीजें हैं जिस वजह से लगातार असफलता है। तारीखें इसलिए बढ़ाई जाती हैं कि हर बार उम्मीद की जाती है कि शायद कुछ आ जाए और तारीख बढ़ाने से असफलता को रोका जा सकता है, लेकिन फिलहाल भारत के तेल उद्योग में बड़ी कंपनियों का निवेश आता बड़ा मुश्किल लग रहा है। एक सवाल सर और है कि डीप वाटर एक्सप्लोरेशन शुरू होने में से क्या असर पड़ेगा? डीप वाटर की तकनीकें महंगी भी हैं, अच्छी भी हैं, और इनसे तेल मिलने की संभावना भी है। और अगर आप भारत के आकलन देखें तो भारत का जो डीप वाटर का एरिया है, जिसमें जो जियोलॉजिकल सर्वे हैं या जो सैटेलाइट सर्वे हैं, वो अच्छे तेल स्रोतों की संभावना के बारे में बताते भी हैं। भारत ने ऑनशोर में अपनी सबसे बड़ी तेल खोज तो ऑनशोर में ही की थी, जो बॉम्बे हाई से आई थी। पर डीप वाटर महंगा बहुत है, डीप वाटर में निवेश करना, फिर वहां से पाइपलाइन से उसको लाना, एक बड़ा निवेश का सौदा है। भारतीय कंपनियों में ओएनजीसी या किसी और एक्सप्लोरेशन कंपनी, अकेली ओएनजीसी या ऑयल इंडिया के पास इतनी आर्थिक क्षमताएं और इतनी तकनीक नहीं है कि वे डीप वाटर में जाकर निवेश कर सके। इसके लिए जो बड़ी ग्लोबल कंपनियां हैं, जो समुद्र के गहरे समुद्र से तेल निकाल रही हैं, उनको निवेश के लिए लाना पड़ेगा। और वही बात घूमकर फिर आ जाती है जो हमने शुरुआत में कहा कि इन कंपनियों को भारत में लाया कैसे जाए। अभी तो हम ऑन शोर में भी लोगों को निवेश नहीं कर पा रहे हैं, यानी जमीनी जो तेल क्षेत्र हैं, जिनको दोबारा सही निकालना है या खोजना है, वही कंपनियां नहीं आ रही जहां रिस्क भी कम है और लागत भी कम है। डीप वाटर में तो लागत बेहद ज्यादा है। तो एक और कोशिश है, हालांकि इसका कोई बड़ा नतीजा भी हाल फिलहाल में नहीं आया है, और इसलिए भारत की जो तेल पर आयात पर निर्भरता है वो लगातार बढ़ रही है। रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैंकों से कहा है कि देश के एमएसएमई के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह व्यवहार करें और उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप की नर्सरी की तरह देखें। रिजर्व बैंक गवर्नर ने एमएसएमईज को विकसित करने के लिए ज़रूरी बताया है इसको, और कहा है कि भारत के विकास के लिए ये महत्वपूर्ण कड़ी हैं। रिजर्व बैंक गवर्नर ने यह भी बताया कि एमएसएमई को आसान कर्ज उपलब्ध कराने के लिए आरबीआई एक ऐसी क्रेडिट व्यवस्था पर काम कर रहा है जो डेटा ड्रिवन होने के साथ पूरी तरह डिजिटल होगी। सर, क्या संकेत पकड़े जाएं इस बयान से? आरबीआई बेचैन दिखता है एमएसएमई को क्रेडिट को लेकर, और देखिए चीजें घूमकर वहीं आ रही हैं। जब अर्थव्यवस्था में चुनौती होती है, बड़े उद्योग निवेश नहीं करते हैं, तब सरकार को छोटे उद्योगों की याद आती, और फिर जैसे छोटे उद्योगों की याद आती वैसे ही क्रेडिट का, उनके पास कैपिटल की कमी की बात आ रही है। घूमकर ये बातें अगर आप देखें तो पिछले 15-20 साल में हम हर 5-6 साल में सुनते हैं कि एमएसएमई को क्रेडिट का फ्लो बढ़ाया जाए, इनके लिए बदलाव किया जाए। आरबीआई ने फिर नए सिरे से कोशिश की है। अभी कोलेटरल फ्री लेंडिंग की भी बात हुई,
कोविड के दौरान और उसके बाद हाल में इस हॉर्मुज की क्राइसिस के दौरान भी सरकार की तरफ से कई सारी क्रेडिट गारंटी स्कीमें दी गई। लेकिन बैंक अभी भी हिचकते हैं। बैंक एमएसएमईज को कर्ज नहीं देते हैं। एमएसएमई की जो बिजनेस प्रोफाइल है, उनके प्रॉफिट के प्रोजेक्शंस हैं, उन पर बैंकों को भरोसा नहीं होता और कर्ज की दर बेहद ज्यादा है और बेहद महंगी है। आरबीआई एक कोशिश और कर रहा है बैंकों को समझाने की कि एमएसएमई को पार्टनर बनाया जाए, लेकिन होगा कैसे? पहली चीज तो कर्ज की लागत कम करना जरूरी है और आरबीआई इस वक्त ये बात कह रहा है जब कर्ज की ब्याज की दरें बढ़ने की तरफ बढ़ रही हैं। और दूसरी बड़ी चीज है कि एमएसएमई की जो 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 वायबिलिटी है इन कंपनियों की, वो हमेशा सवालों के घेरे में रहती है। हम लोग इस पर चर्चा भी करते रहे पिछले 5-6 साल में। बार बार सरकार ने अपनी ही कंपनियों से ये कहा कि एमएसएमई के पैसे समय पर चुकाए जाएं, वो कंपनियां नहीं चुकाती हैं। तो कोशिश आरबीआई की फिर से है, क्योंकि रोजगार के लिए और खासतौर से देश के व्यापक हिस्से में, व्यापक भूगोल में अगर रोजगार चाहिए तो एमएसएमई को सस्ता और रेगुलर क्रेडिट तो चाहिए होगा। तो ये समस्या भी सामने है, समाधान भी सामने है। एक बार फिर नए सिरे से कोशिश हो रही है। पश्चिम एशिया संकट की वजह से पैदा हुई चुनौती का असर देश के कोर सेक्टर की ग्रोथ पर पड़ा है। मई के दौरान कोर सेक्टर की ग्रोथ 7 महीने के निचले स्तर पर चली गई। अप्रैल में यह आंकड़ा 1.8% था। पश्चिम एशिया संकट की वजह से एनर्जी की लागत बढ़ी और स्टील, सीमेंट जैसे ज़्यादा एनर्जी खपत वाले सेक्टर में उत्पादन धीमा पड़ा। सर, क्यों घटी ये ग्रोथ और इससे जुड़े प्रमुख सेक्टर के आंकड़े क्या बता रहे हैं? 2 वजह थी। एक तो ये कि जो बेस इफेक्ट था, इससे पहले के थोड़े स्ट्रांग प्रिंट हमारे सामने थे कोर सेक्टर के, तो उसका असर दिखाई दिया। दूसरी बड़ी चीज जो एनर्जी की लागत है, और चूंकि एनर्जी की लागत कोर सेक्टर के सारे उद्योगों को प्रभावित करती है, स्टील है, सीमेंट है फर्टिलाइजर है, तो सबके ऊपर असर पड़ा है। कोल का मूवमेंट की डिमांड के बावजूद मोमेंटम कम हुआ, क्योंकि एनर्जी की लागत कंपनियों के लिए भी बढ़ी थी। और इसके साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इंडस्ट्रियल डिमांड में भी गिरावट आई। हमने हाल फिलहाल में देखा भी कि बाजार में मांग में कमी दिखाई दी, तो कंपनियों ने उस हिसाब से भी अपने उत्पादन में कटौती की है। ये एनर्जी के कॉस्ट का ट्रांजिशन फेज है। आने वाले दिनों में जब ये एनर्जी की कॉस्ट वापस उपभोक्ताओं तक पहुंचेगी, उसके बाद ये परिस्थिति बनेगी कि हम कोर सेक्टर के उत्पादन को कहीं टिकते हुए देखते हैं। और इसलिए अगर आप देखो कि जो भारत के आर्थिक विकास दर के आकलन हमें मिल रहे हैं हर हफ्ते या हर 15 दिन में, उनमें ये गिरावट पहले से ही बिल्ट की गई है, या इसका संकेत इसमें दिया गया है कि भारत के जो प्रमुख कोर सेक्टर हैं उनके उत्पादन में आने वाले समय में गिरावट और दबाव बना रहेगा। फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप की संचालन करने वाली टेक कंपनी मेटा ने भारतीय फिनटेक कंपनी क्रेड में $900 मिलियन का निवेश किया है। साथ में क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह को व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड नियुक्त किया है। क्रेड में मेटा के नए निवेश से कंपनी का वैल्यूएशन $4.5 अरब होने जा रहा है और क्रेड में मेटा की हिस्सेदारी 20% हो जाएगी। सर, मेटा ने क्रेड में निवेश क्यों किया? छोटी पार्टनर है, लेकिन ये मेटा की भारत के बाजार को लेकर स्ट्रेटजी में एक बड़ा बदलाव है। आप सब जो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है कि आप व्हाट्सएप के जरिए पेमेंट कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि 90% लोग जिनसे हम मिलते हैं वो व्हाट्सएप के जरिए कोई पेमेंट नहीं करते हैं। तो मेटा की कोशिश थी कि वो भारत का जो पेमेंट सिस्टम है, यूपीआई से जुड़ा हुआ ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, उसमें कोई अपनी जगह बनाए, और वैसा नहीं हो पाया। और इस वजह से क्रेड एक अच्छा विकल्प था। क्रेड में निवेश किया गया है। मेटा इसके जरिए जो हाई फ्रीक्वेंसी डिजिटल पेमेंट का मार्केट है, इसमें तेजी से एंट्री चाहती है, क्योंकि क्रेड उन 4-5 प्रमुख कंपनियों में है जिनके पास ठीक ठाक बेस है भारत के यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट मार्केट में, जिसमें जीपे है, फोन पे है, पेटीएम है और क्रेड है। क्रेड के पास करीब 17 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं उसके ऐप के ऊपर। कई सारे प्रोडक्ट वो क्रेड के जरिए बेचता है, जिसमें कि क्रेडिट कार्ड से लेकर वित्तीय सेवाएं तक से और नई और ऑनलाइन पेमेंट्स हैं। इसलिए अपनी बिजनेस ट्रेजेक्टरी को देखते हुए मेटा ने भारतीय बाजार में क्रेड में $900 मिलियन का निवेश किया है। और ये कोशिश ये है कि क्रेड के सहारे पेमेंट बाजार में मेटा एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज बिनांस भारतीय क्रिप्टो ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए नियम सख्त करने जा रहा है। अब क्रिप्टो के भारतीय ट्रेडर्स और निवेशक को बिनांस के प्लेटफॉर्म पर हर डिपॉजिट और निकासी पर पहले से ज़्यादा जानकारी देनी होगी। बिनांस के दुनिया भर में करीब 30 करोड़ पंजीकृत यूज़र्स हैं, जिनमें 7 से 9% हिस्सेदारी भारतीय यूज़र्स की है। सर, क्या बदलाव हुए हैं और नए नियम क्या हैं?
काफी बड़ा बदलाव बिनांस को करना पड़ा है। हमने आपको पिछले हफ्ते में बताया भी था कि भारत में दोनों एजेंसियों ने, ईडी ने भी और जो सीरियस फ्रॉड ऑफिस है उसने क्रिप्टो के संचालनों पर अपनी निगरानी बढ़ाई है। मनी लॉन्ड्रिंग के साथ इसे फेमा के दायरे में भी देखा जा रहा है, और इसलिए बिनांस ने अपने डेटा ट्रांसफर के जो रिक्वायरमेंट है उनमें बड़ा बदलाव किया है। पहली चीज तो ये कि केवाईसी के रूल बदले गए हैं। अब एफआईयू और जो एएमएल के रूल्स हैं उनको और सख्ती से लागू किया जाएगा। निर्धारित किया गया है कि जो वॉलेट हैं उनकी उनका प्रमाणन और उनकी केवाईसी में अब कोई गफलत या कोई ट्रांसपेरेंसी की कमी नहीं रखी जाएगी। रूल्स जो तय किए गए हैं उनमें खास तौर पर भारतीय एजेंसियों ने जो एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग के रूल तय किए हैं उन्हें शामिल किया गया है जो कि बिनांस आमतौर पर अभी तक ऐसा संकेत है कि बचने की कोशिश कर रहा था। पैन, नेशनल आईडी नंबर, यूजर की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, फंड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, फंड कहाँ टर्मिनेट हो रहा है, कौन कौन पार्टनर हैं, ये सारी जानकारियां इसमें दी जाएंगी। पैन को खास तौर पर सबसे महत्वपूर्ण वेरिफिकेशन बैकड्रॉप के तौर पर इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। और चूंकि इधर हाल में एफआईयू ने जो फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है और एफएटीएफ ने भी, जो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग की वॉचडॉग है, उसने भी क्रिप्टो संचालनों को लेकर और ज्यादा सख्ती की बात कही है। तो इसलिए ये नए नियम क्रिप्टो बिनांस ने अपने एक्सचेंज पर ट्रेड करने वाले लोगों के लिए लागू किए। अप्रवासी भारतीयों से विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए एक तरफ रिजर्व बैंक एफसीएनआर को आकर्षक बना रहा है, दूसरी तरफ रुपए की गिरावट को थामने के लिए रिजर्व बैंक की तरफ से डॉलर की बिकवाली भी बढ़ रही है। इस साल मार्च और अप्रैल के दौरान रिजर्व बैंक ने बड़ी मात्रा में डॉलर बेचे हैं। मार्च के दौरान 9.7 अरब डॉलर और अप्रैल में 8.9 अरब डॉलर की बिकवाली हुई है। हालांकि अब रिजर्व बैंक ने एफसीएनआर के जरिए अप्रवासी भारतीयों से निवेश को बढ़ावा दिया है। सर, एफएनआरसीसीआर में नया बदलाव क्या है और बदलाव क्यों हुआ है? तीन चार बड़े बदलाव हो चुके हैं। क्रेडिट पॉलिसी आते समय एफसीएनआर बी में ब्याज दर बढ़ाने की छूट दी गई थी, और जो करेंसी लॉस था उसको हेज करने के लिए आरबीआई ने बैंकों को सब्सिडी देने का वादा किया था। उसके बाद बैंकों को छूट दी गई थी, और जो नई रियायत है उसमें अब इंटरेस्ट रेट की सीलिंग हटा ली गई है। आमतौर पर 6 से 7% के आसपास की ब्याज दर मिल रही है, लेकिन जो एनआरई से जुड़े हुए एफसीएनआर बी अकाउंट्स हैं और डिपॉजिट्स हैं उन पे अब इंटरेस्ट रेट की सीलिंग हटा ली गई है। बैंक इसकी मांग कर रहे थे, थोड़े समय के लिए हटाई गई है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जब तक ये छूट बढ़ाई जाए और जितना अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा एनआरई अकाउंट्स में आ सके वो बड़ी बात होगी, क्योंकि एक टाइम विंडो होती है, और 30 सितंबर तक आरबीआई ने ये नई सुविधा जारी करके रखी हुई है। तो बैंकों की मांग थी कि 30 सितंबर तक उन्हें अपने हिसाब से ब्याज दरें तय करने की छूट दी जाए। हम इससे पहले चर्चा कर चुके हैं कि इसके अपने जोखिम है, लेकिन बैंक तात्कालिक तौर पर आरबीआई के लिए विदेशी मुद्रा जुटाने का सबसे महत्वपूर्ण व्हीकल बन रहे हैं, और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्याज दरें बढ़ने की संभावना के चलते और ज्यादा ब्याज दर ऑफर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि डॉलर में बचत उनके पास आ सके। कितना फायदा हुआ इस फैसले का, कितने के आंकड़े, कितनी बचत आई, ये कितना एनआरआईज ने भारत में डिपॉजिट किया, इसके आंकड़ों का इंतजार रहेगा। एक और सवाल सर जो है वो है रिजर्व बैंक की डॉलर बिकवाली को लेकर, ये लगातार क्यों बनी हुई है? इसके बावजूद देखिए, सब कुछ होने के बाद, बॉन्ड्स के बावजूद, एफसीएनआर के बाद भी आरबीआई के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है रूपी को 95 से ऊपर रोक पाना, 95 से 96 के बीच में सपोर्ट में। अगर आप आरबीआई का जो डेटा देखें तो आरबीआई ने 2026 में करीब 53 बिलियन डॉलर के आसपास, 53.13 बिलियन डॉलर के आसपास स्पॉट मार्केट में बेचे हैं, जो बड़ा बड़ा हिस्सा है। और जो इस वक्त शॉर्ट की बुक है फॉरवर्ड की शॉर्ट की बुक है, वो काफी ऊंची इसके बाद भी बनी हुई है। तो फॉरवर्ड मार्केट में डॉलर की, रुपए की कमजोरी के दांव अभी भी लगाए जा रहे हैं। इस बीच में रहकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आयात की मांग बढ़ती है। तो पिछले दिनों में हमने डॉलर की इंपोर्ट की ज्यादा मांग देखी। उसकी एक बड़ी वजह थी कि हुर्मुज खुलने की उम्मीद दिखाई दी, लोगों ने नए सौदे करने शुरू किए, इंपोर्ट की डील्स करनी शुरू की, और इस वजह से आरबीआई को बार बार स्पॉट मार्केट में इंटरवेंशन करना पड़ा है। पिछले साल भी हमने देखा था, पर पिछले साल इतना इंटरवेंशन नहीं हुआ था जितना बड़ा इंटरवेंशन इस साल हमने आरबीआई की तरफ से देखा है। तो ये एक किस्म का विशेष साइकिल है शुभम, एक दुष्चक्र जैसा है कि एक तरफ आप बॉन्ड से, एफसीएनआर बी से, ईसीबी से, जो कि महंगे और जोखिम भरे रास्ते हैं, वहां से डॉलर जुटाते हैं,
और फिर वापस आप उस डॉलर को फिर बाजार में छोड़ते हैं, क्योंकि बाजार में डॉलर की मांग बढ़ती चली जा रही है। जो सपोर्ट इस वक्त आरबीआई को चाहिए वो स्टॉक मार्केट से चाहिए। अगर विदेशी निवेशक निवेश ना भी करें, बिकवाली अपनी रोक दें, तो डॉलर की मांग में थोड़ी कमी आ सकती है और उसका असर आपको रुपए की कीमत पर दिखेगा। तो आरबीआई की पूरी कोशिश है कि रुपए को किसी तरह से तमाम सपोर्ट के बाद 94-95 के आसपास रोका जा सके, जिससे कि आने वाले दिनों में अगर कोई परिस्थितियां और ज्यादा बदलती हैं, खासतौर पर जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ना, टैपर टेंट्रम जो हमने 2013 में देखा था, 1994 में देखा था, तो अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं अमेरिका में जिस जो फेड का डॉट प्लॉट बताता है, तो उसका असर रुपए पर काफी बड़ा होगा, काफी गहरा होगा। जो पुराने तजुर्बे बताते हैं, उससे पहले आरबीआई अपने पास विदेशी मुद्रा भंडार में पर्याप्त डॉलर जुटा लेना चाहता, पर वो जुटाने की मुहिम थोड़ी कमजोर पड़ती दिखती है, क्योंकि जैसे जैसे जुटाने की कोशिश की जाती है, उतनी ही डॉलर की डिमांड बाजार में बढ़ रही है। अमेरिका ने ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में ढील देना शुरू किया है। शुरुआत में ईरान के तेल से हुई है। 60 दिनों के लिए ईरान के तेल पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। यानी प्रतिबंध तब तक हटे रहेंगे जब तक अमेरिका और ईरान के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत फाइनल नहीं हो जाती। आगे प्रतिबंध हटाए रखने या दोबारा लगाने पर फैसला डील के बाद होगा। इस बीच अमेरिका ने यह भी कहा है कि ईरान अपने परमाणु हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को दिखाने के लिए राजी हो गया है। इधर ईरान के तेल पर प्रतिबंधों में ढील के बाद ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट गहराई है। ब्रेंट क्रूड का भाव घटकर $76 पर आ गया है। सर, क्या अपडेट है डील को लेकर? डील में दो महत्वपूर्ण बातें कि तमाम तेवरों के बावजूद और जो पॉस्चरिंग है उसके बावजूद दोनों पक्ष मेज पर बैठे हैं। जो मध्यस्थ हैं पाकिस्तान और ओमान, उन्होंने कहा है कि दोनों पक्षों ने एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर लिया है आगे बातचीत का। जो पहले दौर की बातचीत हुई है बर्गिन स्टॉक में, उसमें लेबनान और जो रीजनल मिलिशिया है, जो खासतौर से प्रॉक्सीज हैं, उनको लेकर बातचीत हुई है, प्रोग्रेस हो रही है, पर जो संकेत मिल रहे हैं कि कोई रिजोल्यूशन नहीं हुआ है अभी तक। अमेरिका का यह दबाव रहा है, परोक्ष रूप से इजराइल का यह दबाव रहा है कि ईरान हिजबुल्लाह और हमास को मदद देना बंद करे। ईरान ने क्या कमिट किया है ऐसा, इस पर स्पष्टता नहीं है, लेकिन अमेरिका ने अपनी तरफ से प्रतिबंधों में ढील देनी शुरू की है। होर्मुज को लेकर भी तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कल तक जो होर्मुज की स्थिति थी, इनफैक्ट आज सुबह तक की स्थिति थी, उसमें ईरान अपनी शर्त पर कायम था कि हर गुजरने वाले जहाज को एक ब्यौरा, एक डेटा 48 घंटे पहले डालना होगा। हाँ, न्यूक्लियर मामलों में अमेरिका का दावा ईरान की तरफ से अभी तक खंडन के रूप में सामने नहीं आया है कि ईरान अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को संतुलित करने और उसकी जांच के लिए तैयार है। तो वो जो 14 पैराग्राफ का एक मेमोरेंडम जारी किया गया था, उसमें इन वार्ताओं में एक एक करके, दो दो करके उन चीजों पर चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन हाँ, बाजार को ये संकेत मिल रहे हैं कि ईरान का तेल बाजार में आना शुरू होगा। करीब करीब 1.3 मिलियन बैरल पर डे के आसपास का तेल ईरान अभी भी बाजार में बेच रहा था, चीन वगैरह के रास्ते। तात्कालिक तौर पर ईरान थोड़ी उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी कर सकता है, और इस वजह से हमें कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दिखाई दी है। ईरान की लंबे समय बाद तेल के बाजार में वापसी होगी अगर ये प्रतिबंध दोबारा नहीं लगाए जाते तो। यूके में केर स्टारमर के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के बाद नए प्रधानमंत्री को लेकर तलाश शुरू हो गई है। ग्रेट मैनचेस्टर के मेयर एंडी बर्नहम के नाम पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। ज़्यादातर विशेषज्ञ मान रहे हैं कि बर्नहम ही अगले प्रधानमंत्री होंगे। हालांकि लेबर पार्टी ने अभी उनके नाम पर सहमति नहीं दी है, बल्कि कुछ सांसद उनके नाम का विरोध जरूर कर रहे हैं। सर, घटनाक्रम आगे किस दिशा में जाता नजर आ रहा है? अभी जो मौजूद आज की परिस्थिति उस हिसाब से ब्रिटेन में नए चुनाव होने की संभावना नहीं है, क्योंकि लेबर पार्टी के पास को हाउस ऑफ कॉमन्स में मेजॉरिटी मिली हुई है। लेबर पार्टी की आंतरिक व्यवस्था में एक नया नेता चुना जाएगा, क्योंकि जो लोकप्रियता गिरी है वो स्ट्रेमर की गिरी है। तो स्ट्रेमर ने लेबर पार्टी की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसको एनईसी कहा जाता है, उसे लीडरशिप नॉमिनेशन के लिए कहा है, और अलग अलग नेता जो अपने नेतृत्व के लिए अपने अपने नॉमिनेशन देंगे, और उसके बाद पार्टी के अंदर बात पर वोट होगा। पर अस्थिरता तो बनी हुई है। बरहम का नाम सामने आया है। बरहम के लिए हालांकि चुनौतियां अंदर पार्टी के भीतर बनी हुई हैं, लेकिन बाजार जो संकेत मिल रहे हैं, मार्केट जो संकेत ले रहा है बरहम के आने से, और जो पॉलिटिक्स जो संकेत दे रही है कि वो फिलहाल अभी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको शायद मैक्सिमम नॉमिनेशन या अधिकतम नॉमिनेशन लेबर पार्टी के भीतर से मिल सकते हैं। लेकिन अभी परिस्थितियां स्पष्ट नहीं है, अनिश्चितता बनी हुई है। कोरियाई शेयर बाजार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े शेयरों में भारी बिकवाली से मंगलवार को कोरियाई इंडेक्स कोस्पी 10% से ज़्यादा
टूट गया। गिरावट इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि कुछ समय के लिए ट्रेडिंग को रोकना पड़ा। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, एसके हाइनेस जैसी कंपनियों के शेयर में भारी बिकवाली आई। जानकार इन शेयरों में आई बिकवाली के लिए इनमें हुई ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी को वजह मान रहे हैं। कोरियाई शेयर बाजार में आई इस गिरावट का असर मंगलवार को दुनिया भर के दूसरे बाजार पर भी दिखा। भारतीय शेयर बाजार में आई बिकवाली की वजह भी इसी को माना गया। सर, कोरियाई शेयर बाजार में गिरावट की वजह क्या लग रही है? तीन प्रमुख वजह थी। एक तो ब्रॉडकॉम का गाइडेंस था जो पिछले 2 हफ्तों से तैर रहा है बाजार में, और चिप कंपनियां खासतौर पर अब उतनी तेज डिमांड नहीं देख रही आने वाले दिनों में जिसकी उम्मीद थी, क्योंकि बाजार इतना ज्यादा दांव ले चुका है, इतने ज्यादा बड़ी डील्स और पोजीशंस खड़ी कर चुका है कि उनको लगता है कि हर क्वार्टर में चिप कंपनियों के जो सेल्स के टारगेट हैं या जो उनका गाइडेंस है वो बढ़ना चाहिए। ब्रॉडकॉम ने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। उसका असर हमें एसके और हाइनिक्स पर दिखाई दिया कोस्पी में जो कि चिप की प्रमुख कंपनियां हैं, और इस समय एआई टेक्नोलॉजी के मामले में कोस्पी उभरता हुआ मार्केट है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि ईटीएफ ने बड़े लेवरेज क्रिएट कर रखे थे, खासतौर से चिप कंपनियों के कारण। तो जो ईटीएफ्स के बड़े निवेश थे उसके कारण बाजार में लेवरेज पोजीशन भी थी, जिनमें कटौती दिखाई दी है। और थोड़ा बहुत असर जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम का पश्चिम एशिया में कभी बातचीत कभी नहीं होना, इसका भी असर दिखाई दिया है। लेकिन अब बाजार करेक्ट हो रहा है। पूरी दुनिया में एआई स्टॉक्स की परिस्थिति अब वास्तविकता के करीब आ रही है। जिस लेवल तक एआई स्टॉक्स बढ़ चुके थे वहां से ये करेक्शन आना बेहतर था। तो कंपनियां ये मान रही है कि एआई की डिमांड, चिप्स की डिमांड आने वाले दिनों में बढ़ती रहेगी, पर जितनी उम्मीद के साथ है, जितना पैसा इनमें डाल दिया गया है इन स्टॉक्स में, उसे कहीं ना कहीं करेक्ट होना है। तो उसकी शुरुआत हमें कोस्पी से होती दिखाई दे रही। कोस्पी की गिरावट आज काफी हलचल मचाने वाली थी। एक सवाल सर और कि क्या एआई को लेकर कोई डर है? एआई को लेकर स्पष्ट रूप से कोई डर नहीं है। तीन महत्वपूर्ण मॉडल हैं एआई के, और वो सारे मॉडल बिल्कुल अलग अलग हैं। बाजार में जो चर्चाएं एआई को लेकर हैं वो उन मॉडल्स को लेकर हैं जो बाजार में भी पहुंचे नहीं हैं। उनमें डर है बैंकों को, जैसे कि हाइपर स्केलर्स हैं या एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं, ओपन एआई जैसी कंपनियां हैं जिनके पास खासा कर्ज है और मुनाफे नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो कंपनियां चिप बना रही हैं, जो क्लाउड बना रही हैं, वो कंपनियां बड़ा निवेश कर रही हैं। डर सिर्फ इसी बात का है कि जितना इन्वेस्टमेंट कमिट किया गया है और जितनी प्रॉफिट के प्रोजेक्शन डाले गए वो कब आना शुरू होंगे। लेकिन इसके दूसरी तरफ अब आप देखिए तो आपको ओपन एआई के आईपीओ को, एंथ्रोपिक के आईपीओ को ह्यूज वैल्यूएशन मिलते हैं। अभी स्पेसएक्स की लिस्टिंग हुई जिसमें उसको भी ह्यूज वैल्यूएशन मिले। तो बाजार को एआई के भविष्य को लेकर उतनी चिंता नहीं है जितनी कि एआई पर लगे हुए दांव को लेकर है। और वो दांव वास्तविक तौर पर काफी बड़े हो चुके हैं, जिस लेवल तक वैल्यूएशन पहुंच चुके हैं एआई स्टॉक्स के। तो वो करेक्शन बाजार में आने की संभावना है। भारत की दिक्कत है कि भारत के पास एआई तो नहीं है, लेकिन दुनिया का बाजार गिरता है तो हम उसके साथ गिरते हैं। जब दुनिया का बाजार एआई के साथ दौड़ता है तो हम उसके साथ दौड़ नहीं पाते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी दुविधा है। हालांकि भारत की टेक कंपनियां धीमे धीमे अपने आप को इस व्यवस्था से उभारने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये स्पेस अब आने वाले दिनों में, एआई का स्पेस अपने आने वाले दिनों में वहां पहुंच गया है जहां इसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी या उतार चढ़ाव दिखेगा। चलिए, तो ये था हमारा आज का बोनस पॉइंट। कल फिर आते हैं किसी नए संस्करण के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।